वक्फ बोर्ड एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके वजह से पूरे देश भर में टेंशन का माहौल है। कुछ पार्टियां और कुछ लोग इसके सपोर्ट में हैं और कुछ इसके ऑपोजिशन में। इन दिस वीडियो वी विल गेट टू नो द रियल मीनिंग ऑफ वक्फ एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। वक्फ शब्द को अरेबिक वर्ड वाकुफ से लिया गया है जिसका मतलब है टू डिटेन, टू होल्ड और टू टाई अप। आम भाषा में समझे तो वक्फ के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज आती हैं उनका रिलीजियस एक्टिविटी के अलावा किसी भी तरह का इस्तेमाल वर्जित है। चलिए इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपका नाम रहीम है और आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है और आपका कोई वारिस नहीं है। अब आप उस ज़मीन को दान देना चाहते हैं फॉर रिलीजियस यूजेस, तो इस पूरे प्रोसेस को वक्फ कहते हैं और इसी वक्फ बोर्ड द्वारा हैंडल किया जाता है। रहीम इस पूरे प्रोसेस में वाकिफ़ हैं और इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए वक्फ बोर्ड एक रिप्रेजेंटेटिव हायर करता है जिसे मुतावली कहा जाता है, हु टेक्स वक्फ ऑन द बिहाफ ऑफ अल्लाह। इस पूरे प्रोसेस के पूरे हो जाने के बाद मुतावली प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र कर देता है। वक्फ का इतिहास बहुत पुराना है। प्रॉफेट मोहम्मद ने इसका आगाज़ किया था टू डेडिकेट लैंड टू अल्लाह एज वक्फ। इसके बाद मुग़ल अम्पायर के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने इसका विस्तार किया और अपनी जनता से भी वक्फनामे बनवाए। उन्होंने उस ज़मीन पर हॉस्पिटल्स, मदरसा एक्सेट्रा बनवाए। इसके बाद शेर शाह सूरी ने भी इसे आगे बढ़ाया और उन्होंने भी अपनी जनता से वक्फनामे बनवाए। उन्होंने 1700 मुसाफिर खाने यानी रेस्ट हाउसेस बनवाए फॉर ट्रैवलर्स। ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी ने अपने लैंड्स को वक्फ किया टू सपोर्ट महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। उस समय उन ज़मीन पर बहुत से स्कूल्स और कॉलेजेस बनवाए गए थे। आज भी बहुत से कांग्रेस पार्टी के ऑफिसेज वक्फ की ज़मीन पर हैं। उनमें से एक है बिहार के पटना में सदाकत आश्रम, जो वक्फ की ज़मीन पे बना है, जिसे मौलाना मजहरुल हक द्वारा वक्फ किया गया था। उस समय वक्फ की देखभाल काजीज यानी जजेस द्वारा की जाती थी, जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता था। 1810 में फोर्ट विलियम्स कोलकाता के अंदर आने वाले क्षेत्रों के लिए कानून पास किए गए। वहीं 1817 में फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए भी कानून पास किए गए थे। 1818 में वक्फ संपत्तियों की देखभाल की जिम्मेदारी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को सौंप दी गई थी। 1863 में सारे रिलीजियस वक्फ की जिम्मेदारी मुतावलिस को दे दी गई। वहीं बाकी अदर वक्फ की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने खुद ले ली। 1890 में चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट में चैरिटेबल वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ट्रस्ट घोषित कर दिया गया और उनके कॉन्टिन्यूस मैनेजमेंट रूल को रद्द कर दिया गया। वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ब्रिटिश रूल के दौरान बर्बाद किया गया, उन्हें पर्सनल प्रॉपर्टीज़ के तौर पे बेचा गया और ऐसे रूल्स लागू किए गए जिनसे इन प्रॉपर्टीज़ को डिमोलिश किया गया और उन्हें हड़पा जाने लगा। 1873 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने वक्फ अलग औलाद के खिलाफ फैसला सुनाया। अगर आप सभी को नहीं पता है कि वक्फ अलग औलाद क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि वक्फ अलग औलाद के अनुसार एक इंसान जब अपने प्रॉपर्टी का वक्फ करता है तो उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एस्पेक्ट नंबर 1 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू हिज डिसेंडेंट्स एंड एस्पेक्ट नंबर 2 सम पोर्शन ऑफ इट टू डोनेट एज चैरिटी और रिलीजियस एक्टिविटीज़। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि द डोनर कैन डिसाइड हाउ मच परसेंटेज विल बी डोनेटेड एज चैरिटी एंड हाउ मच विल बी गिवन टू द डिसेंडेंट्स। 1894 में प्रिवी काउंसिल ने इस फैसले को बरकरार रखा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर शफात अहमद खान की उर्दू की बुक ममलिकात हिंद में अर्जमेंट्स ऑफ मुस्लिम सेक्शन में बताया गया है कि कैसे 1875 में ब्रिटिश रूल के दौरान वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद किया गया था। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में वक्फ के लिए ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। 1887 में कॉन्फ्रेंस की एनुअल मीटिंग के दौरान वक्फ रेजोल्यूशन पेश किया गया। सेम रेजोल्यूशन 1903 में पेश किया गया, जिसके बाद प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस में वक्फ बिल्स लागू हुए।
1910 में बैरिस्टर सर सैयद अली इमाम लॉ मिनिस्टर बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। उसी समय खान बहादुर मौलवी मोहम्मद यूसुफ जो कि कोलकाता के एक लॉयर थे, उन्होंने वक़्फ़ बिल पेश किया इंपीरियल काउंसिल के सामने। उस समय तक वक़्फ़ अलल औलाद के लिए कोई भी लॉज नहीं थे। 2 मार्च 1911 में सर अली इमाम ने वक़्फ़ बिल पेश किया, ये कहते हुए कि अगर बिल पास नहीं हुआ तो मुस्लिम कम्युनिटी में वक़्फ़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाएंगी। इस प्रस्ताव को इंपीरियल काउंसिल ने अप्रूव कर दिया और 7 मार्च 1913 को मुस्लिम वक़्फ़ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 को लागू किया गया। वक़्फ़ एक्ट 1923, which is also known as Musalman Waqf Act 1923. It was the first legislation which is made in the history of वक़्फ़ बोर्ड्स। इसे वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर मैनेजमेंट को बनाए रखने के लिए लागू किया गया था, जिसमें वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए जाते थे। इस एक्ट के अंदर सारे काम स्टेट वक़्फ़ बोर्ड्स के अंदर होते थे। इस एक्ट के अनुसार जितनी भी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ थी उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ यूज़ ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, and the person doing waqf known as waqif and the grant known as मशरूत उल खिदमत। वक़्फ़ एक्ट 1954 के अमेंड होने के बाद वक़्फ़ मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज किया गया। सेंट्रल वक़्फ़ काउंसिल को एज स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वक़्फ़ एक्ट 1954 के सेक्शन 9 के अनुसार अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के अंदर बोर्ड ऑफ वक़्फ़्स बनाना चाहती है तो ऐसा करने से पहले उसे एक नोटिफिकेशन पेश करना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट के सामने उस नाम के साथ जिस नाम से वो बोर्ड ऑफ वक़्फ़्स बनाना चाहती है। अप्रूवल के बाद उसी नाम से बोर्ड ऑफ वक़्फ़्स स्टेट के अंदर बना सकती है। अगर किसी स्टेट में सिया वक़्फ़ 15% से ज़्यादा है या उनकी इनकम 15% से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वक़्फ़्स इन द स्टेट, दैन स्टेट गवर्नमेंट कैन क्रिएट सेपरेट वक़्फ़्स फॉर बोथ शिया एंड सुन्नी वक़्फ़्स। वक़्फ़ एक्ट 1955 में कुछ संशोधन किए गए जो मुस्लिम कम्युनिटी के फेवर में थे, जिसके हिसाब से पावर ऑफ मुतावलीस एंड वक़्फ़ ट्राइब्यूनल्स की पावर बढ़ गई थी। वक़्फ़ ट्राइब्यूनल्स को वो सारी पावर्स मिल गई थी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इट मीन्स कि सिविल कोर्ट से ज़्यादा पावर सब वक़्फ़ ट्राइब्यूनल्स के पास थी। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ 2013 किया गया जो कि उतना इफेक्टिव नहीं रहा। फिर वक़्फ़ री अपील बिल 2022 को 8 दिसंबर 2023 में राज्यसभा में पेश किया गया। वक़्फ़ इज़ नाउ यूज्ड एज अ प्रोपेगेंडा ऑफ पॉलिटिक्स एंड पर्सनल बेनिफिट। द मोटिव ऑफ स्टार्टिंग इट और डूइंग इट हैज़ बीन फेडेड अप।